कैमरा एक्शन। आज के बॉम्बे टॉकीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। जाने माने पार्श्व गायक देवाशीष दास गुप्ता से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर रिकॉर्डिंग के लिए उपस्थित हैं जिनसे हम एक लंबी बातचीत करेंगे, उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू और उसके साथ साथ उनकी संगीत की यात्रा। जी हाँ, हमारे साथ हैं गायक देवाशीष दास गुप्ता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। देवाशीष जी, ये बताइए कि आपने फिल्मों में गाया है, मंच प्रस्तुतियां की हैं, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत लंबा अनुभव है, और फिर आपने जब इस तरह से शुरू किया उस समय क्या लगता था कि अब इसके आगे भी बढ़ा जाए? जब आपने रिकॉर्डिंग इस तरह से शुरू की दिल्ली रह के, करीब 400 आपने गीत रिकॉर्ड किए गुलशन कुमार जी के संग काम किया। जी। तो मुझे मालूम था कि बस यही है मेरे लिए। अच्छा। और मैं बहुत खुश भी था क्योंकि आप अपने गाने कितने भी गा लो जी, ये गाने आपको कभी गाने को मिल ही नहीं सकते। और अगर मुझे मिल भी जाए, मैं तो रफी साहब हूं नहीं जी। जो रफी साहब ने करके दिया तभी मैं वो गाने सुन के गा सकता था। वो तो पिलर हमारे लिए बना के छोड़ के गए थे ना। बिल्कुल अलग ही दुनिया के लोग। और ना ही उस स्टाइल के गाने भी बनना धीरे धीरे कम हो गया था जी। रफी साहब के स्टाइल के गाने, क्योंकि रफी साहब थे ही नहीं जी। और बीच में जो रफी साहब के 2-4 लोग सिंगर आए थे तो उन्होंने भी किया, और फिर उसके बाद पता लग रहा नहीं अभी धीरे धीरे कुछ स्टाइल। और मैंने उस जमाने में क्या सोचा कि मैं एब्रॉड शो कर रहा था और मुझे इतने ऑफर्स आ रहे थे बिकॉज मेरे कैसेट्स इतने ज्यादा हिट, मतलब लोग बेच रहे थे एब्रॉड में, खास करके हॉलैंड की बात कहूंगा। अच्छा। फर्स्ट मेरा जो एब्रॉड टूर होगा वो था हॉलैंड, मेरे हिसाब से 90 में। अच्छा। हाँ, तो वहां पर रफी साहब का बहुत क्रेज है हॉलैंड में। हाँ। बहुत ही ज्यादा। अच्छा। तो बस उनको जब ये कैसेट मिला तो वहां पर एक वाले ने ये सेकंड रफी करके उन्होंने, जबकि मैं ऐसा बोलना भी मेरे लिए खराब लगता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, तो उनको तो पब्लिसिटी करनी थी। तो उस शो में शत्रुघ्न सिन्हा जी एंड सुलक्षणा पंडित और मैं, तो उन्होंने क्या क्या हाईलाइट करने के लिए मेरा फोटो बीच में रख के साइड में शत्रुघ्न सिन्हा और एक साइड में सुलक्षणा पंडित जी। तो इसमें भी थोड़ी नाराजगी हो गई, ये है कौन कल का लड़का है, ऐसा क्या है कि इसको इतना बड़ा हाइट दिया जा रहा है जी। तो मगर वो मुझे नहीं दिया जा रहा था, वो रफी साहब को दिया जा रहा था, उनकी गायकी को दिया जा रहा था कि लोग उतना प्यार करते थे रफी साहब से, आज भी करते हैं। तो कोई उनका गाना मैं कहूंगा अगर 50-60% भी गा ले तो उनको लगता था कि बस हम रफी साहब को ही सुन रहे हैं जी, जबकि मुझे मालूम था कि हम क्या गा रहे हैं, नहीं गा रहे। फिर भी मजा तो आता ही है। वो उस समय का जो गीत लिखे गए, जैसा संगीत दिया गया और फिर उनकी गायकी, सब मिलकर एक समा बन जाता है ना। वो तो क्या कहूं मैं आपसे, मैं आनंद जी से एक दिन पूछ रहा था, न्यूजीलैंड शो में हम लोग थे जी, कि आप तो हो, कम से कम आपको तो म्यूजिक देना चाहिए। इवन रविंद्र जैन भी थे जी। तो आप लोग जैसे इतने गुणी लोग जो इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए, क्योंकि बता रहे थे देखो नाम भले मेरा कल्याण जी आनंद जी का है मगर ये जिंदगी का सफर जो गाना है ये एक्चुअली है मेरा ट्यून है। तो होता है ना कभी आप गपशप करते हो। हाँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करते हो, हम लोग तो तरसते हैं आपके कुछ गाने अगर हमें मिले। बोले बेटा करने को तो कर सकते हैं मगर वो गाने वाले कहाँ हैं? हाँ। वो तो नहीं रहे ना, वो सब चीजें मिलकर बनती हैं वाली बात है। जी। ये तो बात सही है कि उनके बाद ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आज भी कुछ लोग बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा है, बट उन लोग ने जिस टेम्परमेंट में म्यूजिक दिया था वो लोग सोच के दिया कि रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना दा, लता जी, आशा भोसले, तो वो उनका सोच अभी के सोच में बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट जी। ये बात तो है। फिर आपको खुद कैसे गाने के लिए मिला?
पहला गाना मुझे मिला जीना तेरी गली में, एक मूवी बन रही थी उस जमाने में, और उसमें कुमार शानू, अपना बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा और मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और मेरा, ये सब सिंगर्स का गाने थे उसमें। तो उसमें एक गाना था, नक्शलालपुरी जी ने लिखा था वो गाना, मिलदी नसीबा नाल मोहब्बत यार मिले तो रब मिल जाए। तो मेरा और अनुराधा जी का डुएट पहली बार मुझे वो चांस मिला था, और म्यूजिक था बाबुल बोस जी का। तो वहां से मैं कहूंगा पहला फिल्म का गाना वही था मेरा। और ये गाना सुनने के बाद मैं कहूंगा, मतलब क्योंकि एक मेरे लाइफ के बारे में है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गाना जब बाबुल दा ने मुझसे गवाया था, बोले देख लेना ये गाना सुनने के बाद तुझे एलपी बुलाने वाले हैं। अच्छा। तो मैं सोचा कहाँ क्या बात कर रहे हैं ये बाबुल दा, शायद अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ये गाना इतना अच्छा है उनका इसलिए ऐसा कह रहे होंगे। तो मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मगर ये सच हुआ कि लक्ष्मी जी ने मुझे बुलवाया था और पूछा कि मैं जब शाम के 4 बजे मैं गया था मिलने के लिए उनके साथ जी, तो मैं ऐसे अंदर आया और पता चला कि साहब आ रहे हैं, आप यहीं रुको। तो आए, वो ऊपर से आए नीचे, तुम देवाशीष जाने के? जी सर। मैंने पैर छुआ, तो तुमने क्या वो गाना गाया, ये मिलदी नसीब? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बुलाऊंगा तुमको जी। बस इतनी सी बात, बस इतना सा। मुझे चांस नहीं भी मिलता, मैं सोचता था यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप सोचा ही आएंगे, खुद के गाने गाएंगे, फिल्म में आपका गाना होगा। क्योंकि बप्पी दा ने मुझे बहुत से गाने दे दिए थे ऑलरेडी जी। बप्पी दा ने शोला और शबनम गोविंदा का जो बहुत हिट मूवी पहलाज नीलानी का मूवी था, उसमें उन्होंने गवाया था। इवन एक गाना मेहुल कुमार जी का एक मूवी बन रहा था, उसमें भी लता जी के साथ मेरा डुएट होने वाला था, मैंने अपना पोर्शन गा भी लिया था। अच्छा। वो फिल्म नहीं बनी। तो बप्पी दा ने, मैं ये कहूंगा, बुला के मुझे, कभी मैंने गया ही नहीं कि बप्पी दा मुझे गाना दो ऐसा वैसा, क्योंकि बप्पी दा के साथ हम लोग सबके साथ शोज वगैरह हम लोग एब्रोड कर रहे थे ऑलरेडी। तो ये रहता ही था कि अगर आप शोज में आ रहे हो हमारे साथ, तो एक गाना आपका फिक्स रहेगा कोई भी मूवी में। तो जीना तेरी गली में जी। हाँ। तो जीना तेरी गली में इस फिल्म का जो आपका गीत है जी, वो आप 2 लाइन सुनाएं। यार मिले तो रब मिल जाए, यार मिले तो रब मिल जाए, जीना कैसा यार बिना, मिलदी नसीबा नाल मुहब्बत, मिलदी नसीबा नाल मुहब्बत। ये गाना अनुराधा जी के साथ मेरा डुएट। बहुत सुंदर गीत। मिलदी नसीबा नाल मुहब्बत, मिलदी नसीबा नाल मुहब्बत, यार मिले तो रब मिल जाए, यार मिले तो रब मिल जाए, जीना कैसा यार बिना, मिलदी नसीबा नाल मुहब्बत, मिलदी नसीबा नाल मुहब्बत, यार मिले तो रब मिल जाए, यार मिले तो रब मिल जाए, जीना कैसा यार बिना, मिलदी नसीबा नाल
आंखों का रिश्ता कभी ना टूटे, जीते जी हाथों से हाथ न तेरा छूटे। आंखों से आंखों का रिश्ता कभी न टूटे, जीते जी हाथों से हाथ न तेरा छूटे। मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत। झनकार बिना यार मिले तो रब मिल जाए, यार मिले तो रब मिल जाए, जीना कैसा यार बिना। मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत, मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत, यार यार मिले तो रब मिल जाए, जीना कैसा यार बिना। मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत, मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत, मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत, मिल दिन नसीबा नाल मुहब्बत। दोस्तों हमारे साथ हैं देवाशीष जी। देवाशीष जी ये बताइए कि जब पहली बार आप मुंबई आए तो मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा, या आपका जब परिचय वगैरह था तो वो काम आया यहाँ कि नहीं आया, कैसे शुरुआत हुई? ये तो इतना अच्छा है मेरे लिए कि आई एम वेरी वेरी लकी, क्योंकि यही डर के मारे मैं नहीं आता था। हाँ। कि नहीं चप्पल घिस जाएगा, लोग के पास आप जाते रहोगे, आपको बोलेंगे हाँ फोन करूंगा, फिर आपको दरवाजे से लौटा दिया जाएगा। ये सब हिस्ट्री हम लोग कलकत्ता में जब सुनते थे, यानी किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कलकत्ता में, इतना अच्छा नाम है और ऊपर वाले की दया से रोजी रोटी चल रही है यहाँ पर। बॉम्बे बहुत आप लोकप्रिय थे, वहाँ के हीरो थे। बहुत ज्यादा स्टार बोलो तो स्टार से भी ज्यादा। इवन ऐसा था कि बड़े बड़े सिंगर्स स्टार्स लोग हमसे बहुत मतलब उनको दिक्कत होती थी कि ये है क्या कि इतना इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो इसीलिए मैं नहीं आना चाहता बॉम्बे। तो फादर का था, मुझे भी था कि नहीं अब बहुत हो गया, अब यहाँ पर एक टाइम तो खत्म होने वाला, एक चीज हर वक्त तो चलने वाला नहीं है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं आ गया था बॉम्बे, तो इसलिए मैं
किसी के पास गया नहीं, आपको सच बता। किसी का परिचय लेकर आए आप? कैसे मैं परिचय जो लेके आया था आर.डी. बर्मन का एक लेटर, उनका दोस्त बादल दा करके कलकत्ता में, तो किसी ने कहा कि आप ये लेटर लेके जाओ, और आर.डी. बर्मन का बहुत खास दोस्त है जी। और वो ये लेटर मिलते ही आपको जरूर आपसे बात तो करेंगे, आपकी बात तो सुनेंगे कम से कम, क्योंकि उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर अगर उनको मालूम नहीं किसी के बारे में, ना उन्होंने किसी को सुना है, उनको टाइम वेस्ट नहीं करते थे, समय भी नहीं होता, समय नहीं होता था, और वो सेक्रेटरी सामने से बोल देता था बाद में आना देख लेंगे जी। तो मैं गया लेटर लेके, तो भरत भाई करके उस वक्त सेक्रेटरी हुआ करते थे आर.डी. बर्मन के, मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं कलकत्ता से आया हूँ, ये लेटर है, आप जरा देख ले। तो उन्होंने बहुत सीरियसली लेटर देखा। मैंने कहा यस, अभी बहुत सीरियसली देख रहे हैं, तो शायद अब बोलेंगे ठीक है बेटा चलो ऊपर मिला देता हूँ जी। क्योंकि इतना लेटर पढ़ाई हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है वो भी मेरे लिए। तो लेटर खत्म हुआ, ठीक है मैं दादा को बताऊंगा और आपको मैं फोन करूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा तो फोन नंबर है ही नहीं, कैसे फोन करेंगे, कहाँ से फोन करेंगे। तो उस वक्त वो टेलीफोन बूथ हुआ करता था हर गलियों में, तो हम लोग अपना कुछ भी दे के 100-200 के भाई अगर मेरे को कभी कॉल आएगा तो आप मुझे खबर दे देना। तो कभी आया ही नहीं कॉल, भरत जी का कभी नहीं आया। अच्छा, आपने बूथ का नंबर दे दिया था? खाली बूथ का नंबर दे के आ गया। और मैं भी थोड़ा सा जिद्दी आदमी था, क्योंकि बचपन से सब कुछ मिल चुका था ना, तो मुझे वो नहीं करना था। मैं नहीं, मैं जाके बोलूं नहीं मुझे चांस चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये इसलिए नहीं चाहिए कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, इसलिए नहीं, या मैं कैपेबल हूँ। मैं यही सोचता था क्यों अपनी बेइज्जती करनी है, अगर वो चांस नहीं देंगे नहीं जाऊंगा, बात खत्म, कुछ और सोचेंगे। अपनी तो गाड़ी चल रही है। मनसुख जरीवाला मुझे तो ऑलरेडी इतना बड़ा फेम दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। फिर जब उनको धीरे धीरे ओटी सीरीज का कैसेट निकलना चालू हो गया, जीना तेरी निकलना हो गया, तो वही भरत भाई ने खुद सामने से फोन किया कि आप जरा आओ और दादा से मिलो। तो फिर हम आर.डी. बर्मन के साथ पूरा टूर करने निकले हम लोग। पूरा जब पहली बार आप मिले तो आपको कैसा लगा? मतलब एक सपना सा पूरा हुआ? सपना आप क्या कह सकते हो, बाप रे बाप। ये मेरा तो खाली मैं उनको देख रहा हूँ कि ये आर.डी. बर्मन है, इन्होंने रफी साहब को गवाया है, इन्होंने लता जी को गवाया है, इन्होंने आशा जी को गवाया है, इन्होंने क्या नहीं किया है और कैसे पागल है, और मैं उनके सामने बैठा हूँ। तो नेचुरली आप फंबल हो जाते हो, कुछ बात करने जबान लड़खड़ाना चालू हो जाती है, और उन लोग समझ ही जाते हैं कि ये बेचारा हाँ। तो उनका यही कहना था कि आप आए हो, बहुत अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल मैं आपको कोई गाना नहीं दे सकता, मगर मेरा साउथ अफ्रीका का टूर हो रहा है, तो उसमें आपको हमारे जो गाने हैं वो रफी साहब के, वो आपको गाने हैं, मेरे जो हिट गाने हैं उसमें से, जैसे दीवाना मुझसा नहीं, संबर के नीचे, गुलाबी आंखें, और भी बहुत सारे गाने थे रफी साहब के, चांद मेरा दिल। तो ये गाने आप, अभी मैं बोला ओ हो ये क्या हो गया। अब डायरेक्टली मैं शो में जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं जा रहा था शो में, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब के साथ जाना, आर.डी. बर्मन के साथ जा रहा हूँ। क्या होता है इंडस्ट्री में, आपको खबर सब फैल जाती है, कौन सिंगर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। एक म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में सब खबर रखते हैं जी। तो मैं ऑलरेडी बपीदा के साथ रेखा नाइट में अमेरिका फर्स्ट मैं चला गया था, मैं और मेरी छोटी सिस्टर रीमा। हम लोग एक्चुअली देखा जाए बैकअप सिंगर जिसको कहा जाता है जी। कि अभी बड़ा कोई स्टार, रेखा जी आने वाली हैं, फिलर जैसे, हाँ फिलर जैसे, हाँ रेखा जी आने वाली हैं, बपीदा आने वाले हैं, या तो कोई बड़ा आर्टिस्ट है। और उस वक्त तो एक ही फ्लाइट में कुछ 70 लोग, 70 लोग होते थे, स्टार्स और म्यूजिशियन सब मिला के इतने बड़ा ग्रुप हुआ करता था। तो उसमें से हम लोग बोलो तो ऐसे, मतलब कोई हम लोग को भाव ही नहीं दे, ये ठीक है बैठे रहो, हाँ बैठे रहो। तो फिर हम लोग वही बैकअप सिंगर जैसे हुआ करते थे कि जहां चांस मिलेगा एक दो गाना। बट आपकी किस्मत जब आपको बोलते हैं ना कि साथ देती है, तो ऐसे हर जगह हम लोग जब गाते थे तो वहां कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होता था कि नहीं भाई नेक्स्ट टाइम इनको हम पर्सनली इंडिविजुअल बुलाना है, इनको चाहिए हाँ, ये इनको शो के लिए बुलाना। तो ये अच्छी गायकी का कमाल है। हाँ, तो आप अगर ठीक ठाक गा सकते हो तो आपको काम तो मिल जाएगा, मिलेगा, मिलता था। La
ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी, बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तो फिर क्या हो गया, मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया अब्रॉड में। मैं 7 दिन आता था बॉम्बे में और फिर 3 महीने के लिए निकल जाता था। कभी लंदन में बैठा हूँ 3 महीना, कभी अमेरिका में 3 महीना बैठा हूँ। तो खास करके ये 2 जगह सबसे ज्यादा, अमेरिका लंदन, और बाकी साउथ अफ्रीका तो साइड में है। बाकी जितने भी कंट्रीज थे सब जगह आना जाना चालू ही रहता था। तो ऐसा हो गया था कि नहीं अब तो बस करो यार, कि अब थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है फ्लाइट में जाना और अब्रॉड शो करना, मतलब फ्लाइट से आप उतरो उसी शाम को शो करना है। गला ठीक हो या ना हो, दे डोंट बॉदर, क्योंकि उनका होटल का बिल चालू रहता था, पैसा लगा हुआ रहता था। इतने बड़े बड़े शोज होते थे। तो ऐसे करके मैंने क्या सोचा कि गाने तो हैं, मैं तो आऊंगा, अगर मैं अपना एक छोटा सा घर ले लूंगा और बैकअप अच्छा कर लूंगा, उसके बाद बैठ के यहाँ पर मेरे को तो सब जानते हैं और गा ही रहा हूं मैं जी। मुझे क्या मालूम था कि इन बिटवीन धीरे धीरे गाने का स्टाइल चेंज होने वाला है। ये तो आप सोच ही नहीं सकते। सीडी बंद होने वाली है, कैसेट बंद होने वाली है, फिर पेन ड्राइव वो आने लगा। तो अभी वो पेन ड्राइव भी खत्म हो गया, पता लगा यूट्यूब आ गया। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो नेचुरली पहले क्या हुआ, कैसेट बंद हो गया जी। तो कैसेट से हमें नुकसान हुआ जी। उसके बाद सीडी आ गई तो सीडी भी चली, नो प्रॉब्लम। तो फिर सीडी से फिर यूट्यूब आने लगा। तो हमारा काम धीरे धीरे, क्योंकि आप कंपनी कैसेट बनाती थी, सीडीज बनाती थी, तो वो बेचती थी, तो उनको उसमें ज्यादा फायदा होता था जी। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे ये चेंजेस आ गया। तो और गाने का स्टाइल ही चेंज हो गया। तो लगभग आपने कितनी फिल्मों में या कितने गीत आपने कम से कम मैंने 30-40 मूवी में मैंने गाए थे। तो अपनी फिल्म का एक और कोई गीत आप सुनाना चाहें? मैंने जितेंद्र जी के लिए भी एक प्लेबैक दिया था जी। तेरी राशि के लाखों हैं, चुना क्यों मुझको लाखों में। तेरी राशि के लाखों हैं,
चुना क्यों मुझको लाखों में, तू ही मेरे किस्मत का तारा है। ये साधना जी गाती है। फिर मैं गाता हूँ, तेरी राशि के लाखों हैं, क्या बात। चुना क्यों मुझको लाखों में। ये गाना मुझे जीतू भाई के लिए मिला था, क्योंकि मैं जीतू भाई के साथ इतना क्लोज बन गया था। मैं जब साउथ अफ्रीका गया हुआ था तो उनका बस एक ही नशा था, कसिनो जाना जी। और साथ में कौन, मैं और कुमार शानू, हम लोग, और उनकी वाइफ शोभा जी, और ये दोनों छोटे छोटे हमारे, एक था बेटा। तो उन लोग तो हाँ, उन लोग तो नहीं आते थे उसमें। कम से कम मेरे हिसाब से बहुत, अमजद खान से लेके कोई ऐसा स्टार नहीं था, सब गए हुए थे। आर.डी. बर्मन का शो था वो जी। तो मुझे जीतू भाई के लिए वो प्लेबैक करना होता था, जैसे कि आने से उसके आए बाहर और मस्त बहारों का आशिक, वो स्टेज पे जाते थे और वो शुरू हो जाते थे गाने के लिए, और मैं नीचे से छुप के गाता था। अच्छा, जैसे प्लेबैक हो गया, प्लेबैक देते हैं। हाँ। और जीतू भाई मेरे लिए फेवरेट हीरो थे। मतलब ऐसा खूबसूरत आदमी मेरे लिए एक ही था पूरा इंडस्ट्री में जी। और उनके लिए मैं गा रहा हूँ और वो इतना प्यार दे रहे हैं, मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ। तो देबू ऐसा ऐसा है, सेक्रेटरी को बताया कि भाई इसको समझा दो कैसे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, कैसे गाना है। तो ये करते करते जीतू भाई से मैं बहुत क्लोज हो गया। तो उनका एक गीत हो जाए इस समय? नहीं, तो उनका गीत ये हुआ करता था, वो अपने गाने मतलब, नहीं बोलते थे। उनके गाने होते कौन से, आज मौसम बड़ा बेईमान है। अभी मैं कितनी बार गाऊं, गाड़ी में बैठा हूं, एक बार और गा दे तू। अच्छा, उनको यही पसंद था। हाँ, आज मौसम बड़ा बेईमान है। और फिर मैं कैसीनो पहुंचा, वहां पर रात को 2 बजे गाड़ी से उतरा, अच्छा वो अंतरा फिर से गा दे एक बार। अच्छा। तो अभी वो आज मौसम हाई पिच का गाना है और मैं गा रहा हूँ, तो पता लगा वो होटल में जो कस्टमर्स लोग उनको डिस्टर्ब, कौन गा रहा रात को इतनी जोर से। तो जीतू भाई के साथ बहुत मजा, बहुत ही हमने एंजॉय किया है और बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार दिया है उन्होंने। तो ये मेरी एक किस्मत है कि मैंने जीतू भाई के लिए भी प्लेबैक किया है। क्या बात है। तो यहाँ पर ये गीत सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बेईमान है, बड़ा बेईमान है,
हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ए हुस्न वाले, ए मेरे यार ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम आज मौसम आज मौसम। बहुत मुश्किल गाना और ऐसे चलते फिरते गाना। क्या होता है, यह हमें रिदम म्यूजिक के साथ गाने की आदत है, और खास करके
हम लोग जितना परफॉर्म कर सकते हैं, मगर सामने कोई अच्छा सुनने वाला हो, जानकार हो, तो वो थोड़ा सा शेकी हो जाता है इंसान। और आप जैसे लोग, रेणु जी, आपने इतने आर्टिस्टों का इंटरव्यू किया हुआ है, इतने बड़े लोगों का आपने सुना हुआ है, तो हमें सोचना पड़ता है गाने से पहले। आप कह रहे हैं ये बात, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आप लोगों के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल लगता है। लेकिन श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि अभी तक पहले भी जितनी बात चली, आप लोगों का इतना संघर्ष, उतनी मेहनत और उसके साथ इस तरह का प्रदर्शन बहुत मुश्किल है। हम लोग बस सुनते हैं और बस तारीफ कर पाते हैं, लेकिन हाँ, एक अलग दुनिया आप बस आ जाते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा रेणु जी कि लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो स्टेज पे गा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट आई टेल यू, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हाँ, आप एमए एक बार कर लोगे, आप जिंदगी भर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे फादर कहते थे, मगर आप अगर 4 दिन नहीं गाओगे तो आप पीछे चले जाओगे। तो ये जिंदगी भर आपको प्रैक्टिस की इसमें जरूरत पड़ती है, और इसका कोई अंत है ही नहीं। हम जैसे आर्टिस्ट ये कहेंगे, और जो रफी साहब और लता जी जैसे कहते हैं कि मैं अपने गाने सुनती नहीं हूँ। रफी साहब आके रोके, नौशाद जी को बोलते थे कि नहीं, रोके कि मैंने आपका गाना अच्छा नहीं गाया। तो फिर हम किस मुंह से बात करें कि हम गाते हैं। सही बात है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी एक शख्सियत होती है, अपनी एक पहचान होती है, एक व्यक्तित्व होता है। सब अपने अपने ढंग से उस यात्रा को तय करते हैं। और वाकई गायन ऐसी विधा है कि वो अंत तक सीखना चलता रहता है, जीवन पर्यंत। भले ही आप खुद का गा रहे हो या दूसरे का गा रहे हो, बल्कि दूसरे का गाना मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल है। और खास करके रफी साहब का तो इज नॉट इजी। नहीं, उसके लिए आपको इतना रियाजी रहना पड़ता है एज ए हेल्थ वॉइस। और अगर आप थोड़ा भी वीक हो तो रफी साहब बहुत टफ है। ये मैं गाता हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एनीबडी कैन से दिस कि इज वेरी टफ थिंग्स। नहीं, आप गाते हैं इसीलिए बता सकते हैं कि क्या फर्क है सबकी गायकी में। बहुत फर्क, क्योंकि वो टेक्निक या वो चीज जो है वो आप समझ सकते हैं। जी। रफी साहब का आप मत गाइए भले मतलब एक सुन लेते हैं। मैं थोड़ा सा भूमिका बताती हूँ। जब आपने बताया कि आर.डी. बर्मन साहब के साथ आपने जब शुरू किया, पहला शो लेकर आपको गए, उन्होंने कहा कि हम स्टेज करेंगे, तब आपने गीत गाया। तो वो यहाँ पर सुन ले। एक उनका पहला गाना, मेरा जो एंट्री होता था, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। क्या बात है। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कोई चलना यूं ही आंखें मीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
बातें। रख दी है कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है दिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। हम ये पिताजी वाला वो जरूर हम बात करना चाहते हैं जब वो सुनते थे रिकॉर्ड रफी साहब का। क्या बात है, इतनी देर बात हो गई और नहीं क्योंकि फ्लो में चलती जा रही है। आपको याद कैसे रहा? वो चीजें मुझे सुननी है आपसे। एक तो माला सिन्हा से जो आपने माला सिन्हा जी के सामने जो गाया जी अरे वो आप जरूर बताएं। मुझे लगा हम लोग तो बहुत आगे निकल गए, वो तो आपने शुरुआत कर दिया। वो गाना था, चित्र छप गया है जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप छोटे रहे होंगे और आपके पिताजी सिर्फ रफी साहब को सुनते थे और तब आप बहुत छोटे थे। वो रिकॉर्ड था, वो बजता रहता था। जी। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। ये गाना सुनता था मैं। वाह। और पिताजी इतना सुनते थे इसीलिए वो तो फैन थे ही और वो ये चाहते थे कि आप इसी तरह से। बट ये है कि ये गाना उस जमाने में मेरे जैसा एक छोटा सा बच्चा क्यों एडप्ट करेगा ये गाने को, मगर मुझे ये गाना सुनते सुनते इतना पसंद हो गया था तो मैंने 2-4 लाइन, अंतरा तो मैं नहीं गा सकता था, बस इतना ही मैं गाता था, जियो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, इतना ही मैं गाता था। मगर वही था कि मैं, मम्मी काम करती रहती थी, ग्रामोफोन चलता रहता था, मैं वहां पर खड़ा हो जाता था, जियो तो ऐसे जैसे सुनते सुनते उसी ग्रामोफोन में सर रख के सो जाता था। अच्छा। फिर मम्मी मेरे को गोद में लेके सुला देती थी। तो यही मेरा शुरुआत था। हाँ। क्या बात है। हाँ, मेरे कान में रफी साहब ही पहले ज्यादा पढ़ते थे। पिताजी क्योंकि जबरदस्त फैन थे। जबरदस्त, बहुत फैन। और आपने शायद एक क्वेश्चन और किया था माला सिन्हा जी के साथ। माला सिन्हा जी के सामने जब आप दोनों ने गाया तो बहुत खुश हुई थी, तो वो गीत, वो गाना था दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। जी बहुत अच्छा गाना, वो सुनेंगे हम अभी यहाँ पर। जी। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा, दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा, दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। बहुत बढ़िया। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा, आपको प्यार का दस्तूर
दस्तूर निभाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। अपनी सूरत को तुए जाने वफा यूं न छुपा, गर्मी हुस्न से जल जाए ना आंचल तेरा। लग गई आग तो मुझको ही बुझाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। आज आलम है जो दिल का वो बताए, न बने पास आए, न बने दूर भी जाए, न बने मैं हूँ मदहोश, मुझे होश में लाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने सपना नहीं देखा कि मुंबई तक आएंगे, लेकिन आ गए। सफलता जो आपने नहीं भी सोचा वो भी आपने शायद पा लिया, हासिल कर लिया। यस। और फिर भी आप अभी धरती पर जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ख्वाब तो वो देखते हैं और देखना भी चाहिए, लेकिन जिस ढंग से वो आते हैं और जो करते हैं और जहां उन्हें बहुत ठोकर खानी पड़ती है, उसके संग संग कहीं ना कहीं मतलब जो भी होता है उनके साथ आप सब भी वाकिफ हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो गाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? जो हमें सिखाया गया है जी, या जो हमने देखा है, सिखाया क्या गया, हमने देखा है जी, कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट जो हम लोग ने देखा है उस जमाने में, जी, बहुत रिस्पेक्ट हुआ करता था। कि हमें ऐसा सिखाया जाता था कि अगर कोई बड़ा वहां पर बैठ के बात कर रहा है तो उसके सामने भी आना नहीं चाहिए। हम बच्चे लोग यहाँ से आओ भी मत और दूर रहा करो। जी। और ये जमाना ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज फ्रेंडली जैसा बन चुका है। सबको मालूम है कि मैं अपनी जगह पे हूँ, आप अपनी जगह पे हो। हाँ, वो कल्चर जो है, जी, पहली बात तो वही खत्म हो चुका है। बट इन बिटवीन मैं ये कहूंगा कि कुछ सिंगर्स जो, मैं तो कहूंगा कभी कभी मैं जो लाइव शोज देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे गाने वाले आते हैं, बहुत अच्छे, जी, कि शायद आप 50 साल रियाज करके भी ऐसा नहीं गा सकते, जी, वो जो गा के चले जाते हैं। मगर क्या होता है कि लाइव शो जहां पर खत्म होता है, कुछ साल उन्हें हमें सुनने को मिलता है या यहाँ पर पता चलता, बाकी वो कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है, ये मेरे पास भी इसका कोई जवाब है नहीं। तो ये जो लाइव शो चलता रहता है ना, इनका जो एक स्टाइल है कि आज ये है कल वो है, तो उसमें क्या होता है, रातों रात आपको जो इतना फेम मिलता है, जी, आप रियाज करते हो 10 साल 20 साल, देन यू गेट फेम, फिर आप रिकॉर्डिंग करते हो या आपको स्टेज मिलता है, तो इनको क्या होता है कि ओवरनाइट पूरी दुनिया प्यार करने लगती है, इतना इनका फेम हो जाता है। और फिर जब वो वहां से निकल जाते हैं और वो फेम धीरे धीरे उनका
कम हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा आर्टिस्ट लोग फ्रस्ट्रेशंस बोलिए, इवन बहुत अलग रास्ते में चले जाते हैं। ऐसे भी मैं देख रहा हूँ, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है, बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। लेकिन देवाशीष जी, आपसे जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको भी बहुत कम उम्र में इतनी लोकप्रियता मिल गई, सफलता हासिल हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस मकाम तक पहुंच चुके हैं, तो कैसे फिर उसको मेंटेन कैसे रखा जाए? हाँ, ये अगर मैं सोच लेता था कि जैसे होता था ये भी एक बहुत कॉमेडी वाली बात है। कोई अगर उस जमाने में बॉम्बे भी आ जाता था ना जी, तो वो फिर कलकत्ता जब वापस आता था ना, कार्ड में लिख देता था बॉम्बे रिटर्न। जी नहीं, हम लोग भी तो उसी हसरत से देखते भी थे। हाँ, है ना, हम खुद उसको बहुत ऊंचा दर्जा दे देते थे कि अरे भाई ये तो बॉम्बे जैसे जगह से होकर आया है और इन लोगों से मिल चुके हैं, यही बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, तो ये तो मैं कहूँगा बॉम्बे ने सिखाया है कि रियल जिंदगी क्या है, असलियत क्या है। क्योंकि देखिए जो भी है वो है, हम कितना भी अच्छा गा लें, कुछ भी कर ले, अगर ऑडियंस वही सब कुछ है हमारे लिए जी, वो हमें हाथों में उठा के रखती है और फिर वही जगह पे कोई दूसरा आता है जी, फिर वो चला जाता है, कोई और आ जाता है उसके जगह पर। तो ये जब मैं देखना शुरू किया कि मुझे इतना हाइप पे चढ़ाया जाता था, बिकॉज मेरी जब कबीर बाणी रिलीज हुई तो ये कबीर बाणी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को पहले कहा गया कि ये गाएंगे, वो गाएंगे, नितिन जी गाएंगे या तो जगजीत जी गाएंगे, ऐसा गाएंगे, क्योंकि अचानक एक हिट हो गया था कबीर बाणी, कोई छोटी सी कंपनी। तो फिर पता लगे कि नहीं, लास्ट में बोलता है ना, डेस्टिनी होता है कि वो मुझे गवाया गया और वो आज इतना बड़ा हिट है कि 250 मिलियंस अभी तक लोग उसको सुन रहे हैं और रोज उसका मिलियंस में मिलियंस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं 2 गाना गाऊंगा और इतना मैं हिट हो जाऊंगा कबीर बाणी में। या मंगल भवन अमंगलहारी मैंने वो भी गाया, वो भी 250 मिलियंस। तो उसके बाद कितने लोगों ने भी गाया कबीर बाणी, मगर मेरा रिकॉर्ड वैसे के वैसे ही है, इतना सुपर डुपर आज भी हिट है। तो ये मैं बोलूंगा डेस्टिनी है। तो हम किस बात पे ये बात कर रहे थे? युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? युवा पॉपुलर हो जाए या नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या ऐसा रहे कि वो कहीं और गलत रास्ते पर न जाएं? बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि गलत रास्ते पे नहीं जाएं। क्योंकि वो अभी के जो युवा है ना, हमसे भी ज्यादा टेक्निकल, वेरी वेरी गुड सिंगर दे आर, बहुत उनकी समझदारी हमसे बहुत ज्यादा है जी। क्योंकि शायद ये जनरेशन एक जो बोलते हैं ना ऊपर से अभी जो बॉर्न हो रहा है जी। वो एक अलग ही कुछ ऊपर वाला देख के भेज रहा है कि उनको इतना फास्ट ग्रैब कर रहा है और उनको टेक्निकल दे आर वेरी वेरी गुड। तो लेकिन फिर भी संभल कर रहना चाहिए। संभल के तो रहना चाहिए। सफलता अगर मिलती है तो असफलता भी मिलती है। जैसे आपने पहले ही बताया कि अगर लोग पसंद करते हैं तो नाराज भी उतना ही होते हैं। जी हाँ। तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही है, ऑडियंस ही सब कुछ है जी। आपने देखा होगा कुछ बहुत खराब गाने भी हिट हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही फिल्मों का भी हो जाता है। बहुत से अच्छे गाने भी नहीं चले जी, गायब हो गए। चलिए, बहुत सारी बात हो गई, लेकिन भजन अगर आप नहीं सुनाएंगे तो कैसे पूरा होगा? चाहे मंगल भवन है और कबीर बाणी, जरूर सुनेंगे। मैं एक कबीर बाणी का एक लाइन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
गोविंद दियो बताए। लेकिन एक मंगल भवन मंगल भारी भी सुनेंगे थोड़ा सा, अगर आपको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसी मंगल कामना के साथ मंगल हो सबका, आज ये बातचीत यहीं पर हम रोकते हैं, विराम देते हैं इसको, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो सपने आपने नहीं देखे हैं, सोचे भी नहीं है, वो भी आपके पूरे हों। और विविध भारती परिवार की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेणु जी। आपकी तरफ से आपके सुनने वाले को भी मेरा बहुत सारा प्यार, प्रणाम। अच्छा, विविध भारती आप बताते थे कि सुनते थे पहले भी, हवा महल, और कौन नहीं सुनता था विविध भारती? आप सुनते थे, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो हर कोई सुनता है विविध भारती जी। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस रेडियो आवर इंडिया, भारत के लिए। हम बचपन से ये सुन के तो बड़े हुए हैं, और गाने, हिंदी गाने तो हम विविध भारती में सुनते थे। कभी दोपहर को सुनते थे, 2 बजे आता था, हम लोग को मालूम रहता था कि इस टाइम पे ये गाने आने वाले हैं। और खास करके जो फरमाइशें हुआ करती थी, उसमें से चाईबासा करके एक जगह था, उसका बहुत नाम आता था। चाईबासा से ये फरमाइश। थैंक यू। ये था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक देबाशीष दास गुप्ता से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम समाप्त होता है।